डे स्टूडेंट्स, मैं एज एजुकेशन से विवेक श्रीवास्तव फिर से आपके सामने फंडामेंटल की आगे की क्लास के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ आज। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे हमारा माउस है। तो आज हम लोग माउस और बाकी के इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इनपुट डिवाइसेस आपने काफ़ी सारे देखे, जिसमें से मैंने शायद आपको माउस अभी नहीं बताया है, और कीबोर्ड मैंने आपका क्लियर कर दिया, कीबोर्ड के सारे फंक्शंस क्लियर कर दिए। तो अभी जो माउस है, माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। तो सबसे पहले हम लोग माउस पढ़ते हैं। माउस बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसमें एक पॉइंटर होता है जो कि मॉनिटर पे आता है, और इसमें दो बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट बटन एक राइट बटन, जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। और एक बीच में आज की डेट में एक जो माउसेज आते हैं उसमें स्क्रॉलिंग होती है। तो ये माउस का जो चित्र इमेज आपके सामने आ रही है, इसमें आपके सामने आप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बेसिकली ये जो पूरा हिस्सा है ये पाम हैंडलर होता है। यहाँ पर हम अपना गज़ली रखते हैं हाथ की, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद हमारी फिंगर्स को हम लोग एक लेफ़्ट बटन और एक राइट बटन पर रखते हैं। लेफ़्ट बटन इसका मेन बटन होता है, जिसको क्लिक करने पर हमारी चीज़ें एक्टिव होती हैं। और राइट बटन जो होता है वो बेसिकली स्क्रॉल बार राइट बटन से हमारी प्रॉपर्टी ऑप्शंस ओपन होते हैं किसी भी चीज़ के। अभी इसमें बीच में जो व्हील होती है वो स्क्रॉल व्हील होता है, जिसको अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा पेज अप एंड डाउन होता है। लेफ़्ट हैंडेड लोग होते हैं, राइट हैंडेड लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड होते हैं। लेकिन जो लेफ़्ट हैंडेड लोग होते हैं उनके लिए यही बटन वाइस वर्सा काम करते हैं, यानी लेफ़्ट वाला बटन उनका राइट बटन हो जाता है और राइट वाला बटन उनका लेफ़्ट बटन हो जाता है। तो इसकी भी सेटिंग्स होती हैं जो आप कंट्रोल पैनल से जा करके माउस के अंदर जा करके आपको ये बताना होता है कि आप लेफ़्ट हैंडेड हैं कि राइट हैंडेड हैं। डिफ़ॉल्ट इसमें राइट हैंडेड लगा होता है। अगर आप इसको लेफ़्ट हैंडेड कर देंगे तो यही माउस लेफ़्ट हैंडेड लोगों के लिए काम करने लगेगा। तो माउसेस के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो माउसेस आते थे वो मैकेनिकल माउसेस आते थे। मैकेनिकल माउसेस बेसिकली उसमें क्या होता था, नीचे की तरफ एक बॉल लगी होती है और इन बॉल से कुछ टर्मिनल्स अटैच्ड होते थे, जिनको जब हम सरफेस पे आगे पीछे करते थे तो ये बॉल के रोटेट होने पर वो टर्मिनल्स, वो जो उसमें कॉर्ड जैसी चीज़ें होती थी वो रोटेट होती थी, और उनसे हमारा जो पॉइंटर दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर, एरो, वो आगे पीछे जाता था। बहुत दिनों तक हमारा बॉल माउसेस यानी कि मैकेनिकल माउसेस ही आते रहे। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सरफेस से जब वो माउस को आगे पीछे किया जाता था तो बेसिकली वो रबर की बॉल होती थी और उनसे सरफेसेस की जो डस्ट होती थी वो भी उसमें लग जाती थी, और काफ़ी हद तक फिर उसकी स्मूथनेस को वो फ़र्क करता था, स्मूथनेस को ख़त्म करता था। तो इसका सलूशन निकाला गया, और सलूशन निकल करके फिर हम ऑप्टिकल माउसेस पर आए। तो ऑप्टिकल माउसेस आप देखते हैं कि उसमें कोई बॉल नहीं होती है, उसमें एक लेज़र बीम, एक लाइट जैसी होती है, और उस लाइट से ही हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं वहाँ पर। तो अभी क्या है कि आप देखते हो वो सब ऑप्टिकल माउसेस हैं, और ऑप्टिकल माउसेस स्पीड में थोड़ा तेज़ होते हैं, चूँकि पूरा पैक्ड होता है, एक लाइट से काम कर रहा था, तो जो सरफेसेस की डस्ट होती है वो उसको प्रॉब्लम नहीं करती है। मैकेनिकल माउसेस के साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती थी कि सरफेस पे हमें कोई माउस पैड की ज़रूरत होती थी, क्योंकि अगर सरफेस साफ़ नहीं है, सही नहीं है, एकदम क्लीन नहीं है, तो माउस कहीं ना कहीं पॉइंटर्स सही से काम नहीं करते थे। बट ऑप्टिकल माउसेस के साथ ऐसा नहीं है। अब आप इसको किसी भी सरफेस पे रख करके चलाइए, ये चलता है, क्योंकि इसमें जो सेंसर होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, और उसके माध्यम से हमारा जो माउस होता है वो पॉइंटर जो होता है वो आगे पीछे की तरफ भागता है। तो मैकेनिकल माउसेस हो गए, ऑप्टिकल माउसेस हो गए, और अब तो हमारे पास वायरलेस माउसेस भी अवेलेबल हैं, जिनमें एक आप देख सकते हैं कि उसके साथ एक ब्लूटूथ जैसा डिवाइस होता है, जिसको आप लगा देते हैं और वो इंफ्रारेड के थ्रू काम करता है, और माउस में कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती है। वायर के बगैर आप इसमें एक बैटरी, एक सेल का इस्तेमाल करते हैं, और इस सेल के माध्यम से ये माउस इंफ्रारेड से कनेक्ट हो जाता है, रेडियो वेव्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है हमारे सिस्टम से। और बगैर माउस से आप इसको अप एंड डाउन करते हैं, तो अप एंड डाउन करने से इसके एरो ऊपर नीचे जाते हैं, और जब आप क्लिकिंग करते हैं तो क्लिकिंग करने से आपका काम जो होता है वो एक्शन परफॉर्म होता है।
अच्छा, माउसेस की पॉइंटर्स की जो स्पीड होती है इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में जा करके आप कंट्रोल पैनल से सेटिंग्स करें, और सेटिंग्स होने के कारण फिर आप इनकी स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। डबल क्लिकिंग की स्पीड भी आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लुएंट हैं कंप्यूटर के साथ, जो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, उनकी तो क्लिकिंग स्पीड अच्छी रहती है, लेकिन जो नए लोग होते हैं जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी क्लिकिंग में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपकी क्लिकिंग स्पीड हाई है तो उनके डबल क्लिक करने पर वो एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी क्लिकिंग लेट हो जाती है। तो आप चाहे तो ऐसे लोगों के लिए आप उनकी क्लिकिंग स्पीड कम कर दीजिए, तो क्लिकिंग काम करना स्टार्ट करेगा, डबल क्लिकिंग काम करना स्टार्ट करेगा। तो आपका मैकेनिकल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया। ये माउसेस हमारे पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है। और हम ये कह सकते हैं कि 50% अगर हम कीबोर्ड से काम करते हैं तो 50% कहीं ना कहीं माउस का भी रोल इन्वॉल्व है और वो काम करता है। तो ये दूसरा इनपुट डिवाइस था जिसको आपने देखा यहाँ पर। उसके बाद बात आती है जॉयस्टिक। अभी कंप्यूटर्स हम सब ने लिया तो कहीं ना कहीं जो आपकी एज के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स कैटेगरी है, उनको उनके साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो गेम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। आप मोबाइल भी रखते हैं तो आप उसमें गेम बहुत खेलते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर से भी गेम खेला जाता है। बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं, 2D गेम्स अवेलेबल हैं, 3D गेम्स अवेलेबल हैं, पजल्ड अवेलेबल हैं, आप इनको खेल सकते हैं। बट कीबोर्ड के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कीबोर्ड बहुत यूज़र फ्रेंडली नहीं है गेम के लिए। आप जब कीबोर्ड से गेम खेलते हैं तो आपके साथ बहुत सारी कीज़ होती हैं और आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि किस की से क्या काम होगा। तो एक्चुअल में कीबोर्ड इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट डिवाइस फॉर द गेम कंट्रोलिंग। तो वहाँ पर क्या होता है कि इसके लिए एक अप्रोप्रिएट डिवाइस है जिसको जॉयस्टिक के नाम से जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जॉयस्टिक ये आ रहा है। तो इस जॉयस्टिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं गेम्स के लिए। आप गेम्स के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ वायर भी आता है, वायरलेसेस भी आते हैं। आप इसको कंप्यूटर्स में अपने अटैच करते हैं और इनके ड्राइवर्स होते हैं। उन ड्राइवर्स को आप जैसे इंस्टॉल करते हैं फिर आप गेम को खोलते हैं और गेम में कंट्रोलिंग ऑप्शन दिया होता है कि आप इसको कीबोर्ड से खेलना चाहते हैं कि जॉयस्टिक से खेलना चाहते हैं। अगर आपने जॉयस्टिक लगा लिया तो आपका फिर ये सारा गेम जॉयस्टिक के थ्रू कंट्रोल होगा। इसमें ये हैंडलर होता है जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक कार के गियर की तरीके से होता है जिसको आप चारों तरफ, चारों डायरेक्शंस में किधर भी आप मूव करिए और गेम में उसी तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद इसमें बटन्स होते हैं, जिन बटन से एक्शंस होते हैं। अगर कोई गेम में जंपिंग हो रही है तो जंपिंग करने के लिए आप इन बटन्स को क्लिक कर सकते हैं। शूटिंग हो रही है तो शूट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाई हो रही है तो फ्लाइंग करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन्स बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी गेम खेलने को बहुत इंटरटेन करता है, ईजी करता है और आपको मज़ा आ जाती है इसके साथ गेम खेलने में। बेसिकली वीडियो गेम्स सभी लोगों ने यूज़ किया होता है, मैक्सिमम लोगों ने इस्तेमाल किया होता है। तो वीडियो गेम्स में जॉयस्टिक्स होते हैं, तो आप जॉयस्टिक से कहीं ना कहीं पहले से ही फ्रेंडली रहते हैं। तो जॉयस्टिक वही जॉयस्टिक है, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने वीडियो गेम्स के साथ जॉयस्टिक देखे हैं वैसे भी जॉयस्टिक आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार गेम्स के लिए बिल्कुल कार जैसे जॉयस्टिक्स आते हैं, यानी कि जैसे कार में स्टेयरिंग होता है वैसा एक स्टेयरिंग आता है। उसमें जैसे एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच होता है उसी तरीके से वो आता है। आप उसको अटैच कर दीजिए और अटैच करने के बाद आप जैसे कार की ड्राइविंग करते हैं ठीक उसी तरीके से उस स्टेयरिंग को आपके रोल आउट करने पर आपकी गेम में भी कंट्रोलिंग होती है। तो जॉयस्टिक भी बहुत अच्छा गेम कंट्रोलर डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग टच स्क्रीन की बात करते हैं, चूँकि टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन से अब आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पास यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं सभी के पास जो मोबाइल होगा वो कहीं ना कहीं टच स्क्रीन होगा। आपको कोई भी एप्लीकेशन क्लिक करना है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, तुरंत खुल गया अपने स्क्रीन पे ही। आप उसको क्लिकिंग के ज़रिए, मतलब स्क्रीन को टच करके ही आप सारा काम कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एटीएम मशीन्स पर आप जाते हैं, आप एटीएम लगाते हैं और एटीएम को लगाने के बाद आप उसके बाद जितना भी एटीएम को कंट्रोल करते हैं वो सारी चीज़ें टच पे अवेलेबल होती हैं। आपने स्क्रीन पे क्लिक करा, ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करते जाइए और उसके हिसाब से कमांड इनपुट हो जाते हैं और इनपुट होने के बाद वो आपके प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देता है। तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब टच पे बेस होकर के आने लग गई हैं। इवन कंप्यूटर्स को अगर हम छोड़ भी दें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन भी टच पे आता है, माइक्रोवेव्स भी टच पे आने लग गए हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें टच स्क्रीन पर हैं। स्मार्टफोन्स तो सारे टच पे ही आते हैं, आपको खुद टच स्क्रीन वाला ही मोबाइल चाहिए। तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर तक पहुँचाने का काम करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्कैनर्स, स्कैनर बेसिकली क्या है कि हम टच स्क्रीन के थ्रू टच कर सकते हैं, जॉयस्टिक के थ्रू गेम खेल सकते हैं। लेकिन अगर हम पेपर पे बनी चीज़ या किसी कार्ड शीट पे बनी चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर एज ए इमेज चाहते हैं, तो उसके लिए जो मशीन हमें दी गई है वो स्कैनर है। ये स्कैनर आप देख सकते हैं, ये वो ओपन स्कैनर है। यहाँ पर एक ग्लास टाइप का लगा होता है, आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख सकते हैं उसको पलट करके, और यहाँ पे इसको आप बंद कर दीजिए। ये भी आप कंप्यूटर्स के साथ इसको डिटेक्ट करते हैं, इसको अटैच करते हैं और इसका ड्राइवर डालते हैं। फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर आप डायरेक्टली इनको ओपन कर सकते हैं, और इसका खुद का भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप इसको इसके साथ आप इंस्टॉल करके आप एक्टिव कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी इमेज आप रखते हैं उस इमेज को आप अपने सॉफ्टवेयर पे जा करके जैसे ही स्कैन करते हैं, तो इस पर रखी गई कोई भी पिक्चर या कोई भी कार्ड शीट या कोई भी पेपर पे बनी चीज़ वो आपके कंप्यूटर में इमेज के रूप में अवेलेबल हो जाती है। स्कैनर्स बहुत हाई क्वालिटीज़ के भी आते हैं जिनके रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप उनको अच्छे रेजोल्यूशन वाले स्कैनर के साथ अगर आप कोई भी पिक्चर स्कैन करते हैं तो आप कितने भी बड़ी साइज़ पर उसको अगर आप प्रिंट कराएंगे तो उस इमेज पर कोई फ़र्क नहीं आता है, उसके पिक्सल्स आपको वैसे ही मिलेंगे, एकदम स्मूथ इमेज आपको मिलेगी। हाँ, जो सस्ते स्कैनर्स आते हैं उनका जो रेजोल्यूशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप मोबाइल से कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो एक समय था कि VGA कैमरा आता था, तो आप पिक्चर्स उतनी क्लियर नहीं आती थी। आज की डेट में आप खुद देखते हैं इतने मेगापिक्सल्स के कैमरे आते हैं, तो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स के कैमरे होंगे उतनी अच्छी इमेज आएगी। सेम एज इसके साथ भी पिक्सल रेजोल्यूशन होता है कि आप जितने हायर रेजोल्यूशन पर आप अपनी पिक्चर को इमेज करेंगे, आप स्कैन करेंगे, उतनी अच्छी वो इमेज आपके कंप्यूटर के अंदर आएगी और फिर आप उसके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से हम पेपर पे बनी कोई भी चीज़ स्कैन करा सकते हैं और अपने कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट करा सकते हैं। हमारे सामने नया इनपुट डिवाइस अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स हम बायोलॉजिकल फीचर्स यानी कि एक ह्यूमन के, एक मानव के कोई भी फीचर्स को इनपुट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि आपके शायद इंस्टीट्यूट में भी या नहीं तो आप किसी ऑफिस गए तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की एक मशीन लगी होती है। ये जो मशीन है इसको लोग अटेंडेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसका बायोमेट्रिक सेंसर है जहाँ पर ये स्कैन करता है। बहुत सारी चीज़ें स्कैनिंग के रूप में अवेलेबल हैं, जैसे कि ऐसे बायोमेट्रिक्स आते हैं जो कि फेस स्कैन कर लेते हैं, यानी कि बहुत हाईली सेंसिटिव जो जगह होती हैं वहाँ पे फेस स्कैनर लगे होते हैं, डोर लॉकिंग्स पे लगे होते हैं, डोर ओपनिंग्स पे लगे होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति पहले से उसको कॉन्फ़िगर किया गया है उस स्कैनर के साथ में, तभी वो लॉक ओपन होगा या तभी वो डोर ओपन होगा जब उनका फेस डिटेक्ट हो जाएगा। तो फेस स्कैनर्स भी आते हैं, यानी फेस स्कैनर बायोमेट्रिक्स भी आते हैं। कहीं कहीं पर हैंड स्कैनर आते हैं जहाँ पर आपको पूरा का पूरा हाथ उठा करके आपको उसके टच स्क्रीन पे रखना पड़ेगा और वो उसको स्कैन कर लेगा। तो जब वो स्कैन कर लेगा, पहली बार तो हम उस हैंड को पूरा डिटेक्ट कराते हैं। डिटेक्ट कराने के बाद जैसे ही वो दोबारा कभी भी वो स्कैन करेगा तो वो उसको एक्टिव कर देगा और वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ, ये जो स्कैन किया गया है ये वही हैंड है जो कि पहले इसके अंदर डिटेक्ट कराया गया है। इसके बाद फिंगर स्कैनर हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेंगे। फिंगर स्कैनर्स आपको बहुत मिलेंगे क्योंकि ये जो डिवाइस यहाँ पे दिखाई गई है ये फिंगर स्कैनर है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी फिंगर आप पहले इसके साथ कॉन्फ़िगर कर देते हैं और दोबारा अटेंडेंस के रूप में आप उसी फिंगर को लगाते हैं और ये आपको बता देता है कि हाँ, आपका ये कोड है, आपका ये जो नंबर है, और वो आपका इस फिंगर के थ्रू अटेंडेंस वहाँ पर मार्क कर लेता है। तो इस तरीके के बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे रेटिना और इरेज स्कैनर आते हैं जो कि आपकी आइस को स्कैन कर लेते हैं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने आधार कार्ड बनवाया होगा, तो आपके आधार कार्ड पे आपको देखा होगा आपने कि आपके फिंगर्स को भी स्कैन किया गया था। फिर एक एरिना स्कैनर होता है जिसके माध्यम से आपकी आइस को भी स्कैन किया गया। तो इस तरीके से करके हम ह्यूमन को यूनिक आइडेंटिफिकेशंस प्रोवाइड कर देते हैं।
तो जितनी हाईली सेंसिटिव जगह होती है वहाँ पर इतने हायर स्कैनर्स या हायर बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे होते हैं, जहाँ पर हम बायो मीन्स जीव को आइडेंटिफाई कराते हैं यूनिकली, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी फीचर्स में बहुत इनेबल्ड हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस या चूक होने के चांसेस ना रह जाए। तो रेटिना स्कैनर भी आपका इसी तरीके का एक स्कैनर है। ये सारे आपके बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं और अलग अलग तरीके के आते हैं, जहाँ पर जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है लोग उस तरीके के लगाते हैं। अभी तो बेसिकली क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने जो कोर्सेज जो गवर्नमेंट रनअप कराता है, उन्होंने आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक्स भी अलाउ कर दिया है, और अब आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक्स आने लग गए हैं, जिसमें आप अपने आधार को जैसे ही स्कैन कराएंगे आप यू कैन गेट ऑल द डिटेल ऑफ द पर्सन, आप सारे पर्सन्स की पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। तो इस तरीके के स्कैनर्स भी अवेलेबल हो गए हैं और ये सब बायोमेट्रिक डिवाइस हैं। मेरे ख्याल से अब आपको बायोमेट्रिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉइस स्कैनर। तो वॉइस स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। बहुत अच्छे मोबाइल्स जो आते हैं उसमें आप उनके लॉक को खोलने के लिए वॉइस स्कैनर लगा सकते हैं। उसी तरीके से आप कंप्यूटर्स के साथ अटैच करके बहुत सारे वॉइस स्कैनर्स आते हैं, जिसमें पहले वॉइस को डिटेक्ट करा दिया जाता है। आप उसमें कमांड पहले से डाल देते हैं, आपने ओपन करने का कमांड डाल दिया, आपने क्लोज करने का कमांड डाल दिया, तो आप जैसे ही ओपन अपनी साउंड में करेंगे वो उस डोर को ओपन कर देगा या उस डिवाइस को एक्टिव कर देगा, और जैसे ही आप क्लोज कर कमांड डाल देंगे वो क्लोज कर देगा। तो ये इनपुट के रूप में आपकी वॉइस को लेता है, और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वॉइस स्कैनर होता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बारकोड रीडर की। अभी आप ग्रॉसरीज मार्केट में, बिग बाज़ार या इस तरीके की कोई बड़े आउटलेट्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में रखे होते हैं। तो नंबर्स उनके बहुत होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं और आप उसको अपने बकेट में डाल लेते हैं, और जब आप बिल कराने जाते हैं तो एक व्यक्ति को इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट और सारी डिटेल्स याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस पर क्या होता है कि उस पर पहले से बारकोड बने होते हैं। बारकोड आप देख सकते हैं कि लाइंस के रूप में होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये बारकोड दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ द बारकोड। तो ये जो बारकोड है, ये बारकोड आप ये इसका स्कैनर है। तो बारकोड रीडर जो है क्या करता है कि वो इस पर आप एक लेज़र बीम डालता है, और लेज़र बीम के ज़रिए इस पूरे बारकोड को डिकोड कर लेता है। डिकोड करने से इसके अंदर डाली गई जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स पे आ जाती है। जैसे कि आपने बिग बाज़ार से अगर आपने 20 प्रोडक्ट्स खरीदे तो वो बस इस पर क्लिक करता है और उस हर एक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर डिटेल, उनके प्राइस, उनकी मैग्नीफाइंग डेट और सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। इफ़ देयर इज़ एनी स्कीम विद दैट प्रोडक्ट, अगर उनके साथ कोई स्कीम भी लगाई गई होती है कि हाँ एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दिया जा रहा है या उस पर कोई डिस्काउंट है, तो वो सारी चीज़ें आपके बिल में ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके लिए किसी भी ह्यूमन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और एक ह्यूमन को इतना ज़्यादा याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये बारकोड रीडर बहुत इस्तेमाल होता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि आप आज की डेट में आप जहाँ भी जाते हैं, एक अच्छी मार्केट में जहाँ जाते हैं, आपको सारी बिलिंग्स बारकोड के थ्रू ही मिलती है। तो बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो बिज़नेस कार्ड रीडर। बिज़नेस कार्ड रीडर एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें पीछे एक मैग्नेटिक स्लिप, एक स्ट्रिप टाइप की होती है, और जब आप उसकी मशीन में उसको लगाते हैं तो वो उसको डिकोड कर लेता है पूरी डिटेल। जब आज की डेट में आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और आपको पता है कि अभी इस समय कैश मनी बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही पेमेंट कराते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस कार्ड को वो एक मशीन के आगे से स्वैप करता है। तो जब जैसे ही वो स्वाइप करता है तो उसकी जो मैग्नेटिक पीछे एक पट्टी पड़ी होती है, एक उस पट्टी से वो उस पूरे कार्ड को डिकोड कर लेता है, और उसके बाद फिर वो उस इन्फॉर्मेशंस में आपका जो भी अमाउंट होता है वो डालता है, और आपके पिन के ज़रिए वो सारी चीज़ें अलाउड हो जाता है कि हाँ आपने अपनी पिन दी और अब सारी चीज़ें उससे पेमेंट हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो बारकोड रीडर के बाद अगर बिजनेस कार्ड रीडर की बात करें तो ये भी बहुत यूज़फुल है। नंबर्स ऑफ, जब हमारे पास वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होता है, उन डेटास को मैनेज करने में, उनको पहचानने में। इसके बाद अगर आप देखें तो MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है ये बेसिकली स्पेशली एक इंक होती है जिस इंक के कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करने के काम में आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
तो जैसे आज की डेट में चेक बुक्स होती हैं, तो चेकबुक्स में एक जो इंक इस्तेमाल होती है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर की होती है। तो वो उसके जैसे ही आप उसको उसमें लगाओगे, आप इसके डिवाइस में लगाओगे, वो उस इंक के कैरेक्टर को स्कैन कर लेगा और उसके बाद उस स्कैन किए गए कैरेक्टर से सारी इन्फॉर्मेशंस आपको रिपोर्ट के रूप में, यानी कि वो बाहर आउटपुट में आ जाती हैं और ईजिली आदमी पहचान सकता है कि हाँ ये जेन्युइनली चीज़ है कि नहीं है, यहाँ पर कोई फेक तो नहीं है, किसी ने घर से बना करके। या आज की डेट में डिजिटल प्रिंटिंग तो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अगर आप करेंसी भी प्रिंट करते हैं तो वो एज इट इज़ लगती है, बट यहाँ के थ्रू हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि जो चीज़ है वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो OMR और OCR जैसी मशीनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप बड़े एग्जामिनेशंस में जब बैठते हैं जहाँ नंबर्स ऑफ पीपल्स बैठते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके साथ आपको एक OCR सीट दी जाती है। उसमें आपको क्या करना होता है कि कुछ भी कैरेक्टर्स को डार्क करना होता है। तो जो OCR सीट्स होती हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर्स के साथ अटैच करी जाती हैं और ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है और वो इन कैरेक्टर्स को इनपुट करा लेता है, और जिनसे कि जो चीज़ें हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग एग्ज़ाम देने बैठे होते हैं और फिर 2 महीने बाद रिजल्ट भी चाहिए होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो चीज़ हो। और उसमें कितना करेक्शंस की जो मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो अभी क्या है कि OCR मशीन्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें OCR सीट्स को हम लगाते हैं और वो इनके कैरेक्टर्स को एज इट इज़ उठा लेता है, और उठाने के बाद फिर वो हमारे आंसर्स को मैच करता है। अगर वो टैली करते हैं करेक्ट आंसर्स के साथ तो ठीक है, नहीं तो वो उनको रॉन्ग कर देता है। और जो काम काफ़ी दिनों का होता है वो मिनटों में यहाँ पे सेकंड्स में हो जाता है। इस तरीके की OCR मशीन्स अवेलेबल हैं जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर में ये इनपुट कराने का काम करता है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद ग्राफिक टैबलेट्स की अगर हम लोग बात करें, पहले क्या था कि कार्टूनिस्ट जो होते थे, आप इतने बढ़िया बढ़िया एनिमेशंस कार्टून चैनल्स पे देखते हैं, तो पहले क्या होता था, हर एक कैरेक्टर को लोग पहले पेपर में बनाते थे, बनाने के बाद फिर उसको स्कैनर के थ्रू इनपुट कराते थे, फिर उसको ट्रेस करते थे। ट्रेस करने में ये बहुत कठिन हो जाता था। तो अभी क्या है कि ग्राफिक टैबलेट्स नाम की चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें एक पैड होता है, एक पेन होता है, और इस पेन को लोग बस उस पैड पर कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं और वो डिज़ाइन आपके कंप्यूटर के अंदर सीधे बनता रहता है। जैसे बहुत सारे मोबाइल्स आते हैं जिनके साथ स्टाइलस होता है, उस स्टाइलस के थ्रू वो कुछ भी उस पर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी पॉइंटर माउस काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो पॉइंटिंग करने का काम कर सकता है, वो डिज़ाइन करने का काम नहीं कर सकता है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए जो हमारे पास इनपुट डिवाइस अवेलेबल है वो ग्राफिक टैबलेट्स होता है, जिसके माध्यम से हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करके उसको कंप्यूटर के अंदर ले करके उनके सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम उनको बहुत अच्छा इनपुट करा सकते हैं और देख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उनके अंदर डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक समय था जब कार्टून आता था, पहले के कार्टून्स और आज के कार्टून्स में कितना वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन इन्हीं डेवलपमेंट्स के कारण है, इन्हीं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स के कारण है। तो ग्राफिक टैबलेट भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पीच इनपुट डिवाइस, यानी कि माइक्रोफोन्स हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी साउंड भी कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस समय माइक्रोफोन के ज़रिए ही मैं ये नोट्स आपके लिए बना पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ। तो माइक्रोफोन्स भी एक इनपुट डिवाइस है जो स्पीच रिकग्नाइजेशन करता है, आपकी वो जो वॉइस होती है उसको कंप्यूटर के अंदर लाता है। फिर आप इन साउंड के साथ भी काफ़ी अच्छा कुछ भी डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए ये ट्यूटोरियल्स बनाने का काम किया है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अच्छा नॉलेज दे सकूं। तो ये एक माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर आप देखें तो डिजिटल कैमरा या आपके मोबाइल का कैमरा, यू विल फाइंड कि आज की डेट में हम कैमरा में जाते हैं, पहले कैमरे आते थे जिसमें रोल लगते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। अभी आपके पास डिजिटल कैमरा है, आप फोटो खींचते रहिए और उसके बाद एक सिंगल केबल से आप उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद वो सारी फोटोग्राफ्स आप कंप्यूटर्स के अंदर ला सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट करने का डिवाइस है जो कि आपकी पिक्चर्स को, आपकी रियल इमेजेस को इनपुट कराता है, और इनपुट कराने के बाद आप उसको कंप्यूटर में ला करके फिर फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ काम कर सकते हैं, आप प्रिंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके के ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मुझे लगता था कि इतने इनपुट डिवाइसेस आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको ये सारे इनपुट डिवाइसेस बताए हैं।
और मेरी आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अब इनका आपको सही से कार्य समझ में आया होगा। तो ये इनपुट डिवाइसेस थे जिनको आज हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। एंड थैंक यू। इनको अच्छे से पढ़िएगा, अपनी बुक से अच्छे से पढ़िएगा, और फंडामेंटल के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनके एग्ज़ाम्स भी दीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। थैंक्स अ लॉट।